मॉड्यूल 3 में वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 है। ठीक है, उसमें आपसे पूछ रहा है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपको सारा डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, सारे डेफिनेशन से आएगा भी नहीं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट 3-4 है जिसको मैंने कवर किया है। सबसे पहला है डिफाइंड पोल्यूशन। ठीक है, तो पोल्यूशन मीन्स एनी कंटेमिनेशन ऑफ वाटर और अल्टरेशन ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द डिस्चार्ज ऑफ सेवेज और ट्रेड इफ्लुएंट। ठीक है, मतलब पोल्यूशन का मतलब क्या, हम वाटर एक्ट में पढ़ रहे हैं तो वाटर को आप किसी भी तरीके से गंदा कर रहे हो, पानी के अंदर कचरा फैला रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो पोल्यूशन फैला रहे हो, तो वही होता है पोल्यूशन। आपको डिफाइन पोल्यूशन अंडर वाटर एक्ट बोल सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। ठीक है, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके का आप वाटर के साथ अल्टरेशन करते हो या वाटर में आप किसी भी तरीके का कंटेमिनेशन करते हो, चाहे फिजिकली, केमिकली, ठीक है, या बायोलॉजिकली, तो भी वो पोल्यूशन के श्रेणी में ही आता है। ठीक है, या आप कोई भी सेवेज का जो गंदा पानी होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, अगर वो आप पानी के ये तालाब के तरफ या ओशियन के तरफ, किसी भी जहाँ जल जमा होता है, पानी रहता है, अगर उधर आप भेजते हो उसको, ठीक है, तो वो पोल्यूशन का कारण बनता है। दैट में क्रिएट अ न्यूसेंस और हार्म पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, सही बात है, वाटर पोल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं इंसान के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मैंने बताया था आप लोगों को, पानी जहां पे भी रहता है उसको स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, चाहे वो रिवर हो, वेल हो, ओशियन हो। ठीक है, जहां भी पानी है वो स्ट्रीम कहलाएगा अंडर वाटर एक्ट। ठीक है, तो स्ट्रीम इंक्लूड्स रिवर्स, वाटर कोर्स, वेदर फ्लाइंग और ड्राई इनलैंड वाटर। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, सब सबटर्नीन वाटर्स एंड सी। ठीक है, देखिए ये सारा आपका स्ट्रीम में आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया को जहां पे पानी है, अगर उसको स्ट्रीम घोषित करना चाहती है तो वो कर सकती है। ठीक है, अगला है आपका ट्रेड एफ्लुएंट। ट्रेड एफ्लुएंट इज डिफाइंड एज एनी लिक्विड, गैसियस और सॉलिड सब्सटेंस डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीमाइसेस। ठीक है, यूज्ड फॉर एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस और ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल सिस्टम अदर देन डोमेस्टिक सेवेज। ठीक है, कोई भी बिजनेस या कोई फैक्ट्री है या कोई भी ऐसा प्रीमाइसेस है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है, वो अगर कुछ भी उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ उसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड एफ्लुएंट कहलाता है। ठीक है, अगर वो ट्रेड से निकला है तो, बाकी ये डोमेस्टिक सेवेज से निकलता है तो उसको ट्रेड एफ्लुएंट नहीं बोलेंगे हम लोग, वो इंडस्ट्री से निकलना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्चार्ज हो उसके प्रेमाइसेस से, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, बराबर, तो वो ट्रेड इफ्लुएंट होगा। अगला है द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट बोर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, ये सेंट्रल बोर्ड है। इसके बाद अगला है स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड कौन है? स्टेट बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द एक्ट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंडर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का अधिकार किसके ऊपर है, किसकी जिम्मेदारी है? तो स्टेट बोर्ड के ऊपर। नेशनल लेवल पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल बोर्ड की। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके भी काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अगला है आपका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर वाटर एक्ट सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 empowers the central government to establish a central pollution control board, इन शॉर्ट इसको सीपीसीबी बोलते हैं, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन विद द बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बोर्ड के अंदर कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए फुल टाइम चेयरमैन एक होगा, ठीक है, इसके बाद 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल होंगे। ठीक है, इसके बाद 5 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे स्टेट बोर्ड से। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में शायद न बोला, इसको इंक्लूड नहीं किया, बताया था मैंने, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया था बोर्ड में, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है 5 बोर्ड।
ठीक है, स्टेट बोर्ड के मेंबर। इसके बाद है 3 नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव वेरियस इंटरेस्ट, ठीक है। इसके बाद है 2 मेंबर फॉर कंपनी कॉर्पोरेट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो 3 नॉन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है वो तीनों स्तर के होंगे, कोई फिशरीज का होगा, ठीक है, कोई किसी और डिपार्टमेंट का होगा, तो 3 अदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर को इसमें डाला जाएगा। इसके बाद 2 मेंबर कंपनी और कॉर्पोरेट के लिए होंगे और एक फुल टाइम मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो कितना हो गया टोटल, एक चेयरमैन, 5 ऑफिशियल गवर्नमेंट के, 6 हो गया, 5 स्टेट गवर्नमेंट से, तो कितना हो गया 11, 3 नॉन ऑफिशियल 14 और 2 कंपनी का 16 और एक फुल टाइम सेक्रेटरी 17। तो कम से कम 17 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 17 होगा। और मैक्सिमम देखिए क्या है लिखा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी एंड अ मैक्सिमम ऑफ 18। मतलब मेंबर सेक्रेटरी और चेयरमैन को मिलाकर मैक्सिमम आप 19 रख सकते हो, 18 अदर मेंबर, तो 18 2 20, 20 आप मैक्सिमम रख सकते हो, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 17, ठीक है। एक चेयरमैन, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर, 5 स्टेट बोर्ड के मेंबर, 3 नॉन ऑफिशियल, 2 कंपनी के और एक मेंबर सेक्रेटरी, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रल बोर्ड के लिए। अब स्टेट बोर्ड के लिए क्या है, तो स्टेट बोर्ड के लिए भी सेम है, बस इसमें स्टेट गवर्नमेंट से जो लिया गया था ना नॉमिनेटेड मेंबर, उसके जगह पे यहाँ पे स्टेट क्या करेगा, अपने लोकल अथॉरिटी से 5 को नॉमिनेट करेगा, ठीक है, बस यही फर्क है। बाकी दोनों सेम है, इसमें भी 17 मेंबर, उसमें भी 17 मेंबर, इसमें भी 18 से ज्यादा ये 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होगा, उसमें भी 20 से ज्यादा मेंबर नहीं होगा। Constitution of Joint Board, Section 13. Joint Board means agreement between 2 or more contiguous states government. Contiguous states का मतलब होता है इंटरलिंक स्टेट, जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका है, बिहार और झारखंड है, इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड स्टेट के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट बनता है तो एग्रीमेंट के तहत वो बोर्ड का गठन करते हैं, जो बोर्ड पोल्यूशन कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक है। अगर किसी यूनियन टेरिटरी का किसी स्टेट के साथ कनेक्शन है तो यूनियन टेरिटरी के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो है अधिकार रखता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के साथ ज्वाइंट बोर्ड बना सकता है, ठीक है। पढ़ता हूं मैं, ज्वाइंट बोर्ड मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कॉन्टिग्युअस स्टेट्स गवर्नमेंट और एनी स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर यूनियन टेरिटरी can make such incidental and ancillary provision not inconsistent with this act as may be deemed necessary for giving effect to the agreement. Agreement shall be published in official gazette of participating state. जो भी एग्रीमेंट बनेगा ज्वाइंट बोर्ड बनाने के लिए उसका ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन किया जाएगा हर स्टेट के द्वारा, जो भी उसका मेंबर होगा, ठीक है। पर्पज क्या है इसका ज्वाइंट बोर्ड का, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर बोर्ड में कितने मेंबर होंगे, तो 1 फुल टाइम चेयरमैन मैंडेटरी है, 1 फुल टाइम सेक्रेटरी मैंडेटरी है, ठीक है, 2 ऑफिशियल मेंबर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग कंपनी, सॉरी स्टेट्स, ठीक है, 1 person from local authority from participating states, each 1 non-official member from each states, 2 person representative companies and corporation by the participating states, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कितने मेंबर लगेंगे। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है सीपीसीबी, तो देखिए, अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फंक्शंस टू, सबसे पहला प्रोमोटिंग क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स, जो भी नदी और तालाब हैं, जो भी पानी के रहने का जगह है उसके क्लीनलीनेस पर ध्यान देंगे और उसको प्रमोट करेंगे, ये सबसे पहला काम है। The primary functions of CPCB is to promote the cleanliness of streams and wells across different states by preventing, controlling and abating water pollution. This involves implementing measures to ensure the quality of water bodies and prevent their degradation, ठीक है।
दूसरा फंक्शन क्या है, एडवाइजिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ये सीपीसीबी एडवाइस कर सकता है, किसके लिए, देखिए, द सीपीसीबी एडवाइजेस दी सेंट्रल गवर्नमेंट on only matter related to the prevention and control of water pollution. This includes providing recommendation on policies, regulations and strategy for water pollution management. वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो भी स्ट्रेटजी सीपीसीबी को सही लगेगा वो रेकमेंड करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट है फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग स्टेट बोर्ड एक्टिविटी, हर स्टेट के लिए अपना अपना स्टेट बोर्ड रहेगा, तो उस स्टेट बोर्ड को भी कोऑर्डिनेट करके उनके साथ मिल के काम करने के लिए भी इनका वो रहता है, ठीक है। देखिए, the CPCB coordinates the activities of the State Pollution Control Board. It also resolve dispute that may arise between different state boards. ठीक है, एक दूसरे स्टेट बोर्ड से अगर किसी को मतलब कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी जो है सीपीसीबी काम करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस, तो देगा ही ना, अगर मैं सीनियर हूँ तो मैं अपने जूनियर को तो टेक्निकल असिस्टेंस दूंगा, उनको गाइड करूंगा कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। तो सीपीसीबी सेंटर लेवल का है तो वो स्टेट बोर्ड को तो देगा ना गाइडलाइन कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, तो ये है, मैं पढ़ देता हूँ। द सीपीसीबी प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड. This includes carrying out and sponsoring investigation and research relating to water pollution and their prevention, control and abatement. It also plans and organized training program for personnel involved in water pollution and control. ठीक है, स्टेट बोर्ड के अंदर बहुत सारे पर्सनल काम करते हैं ना मेंबर, ठीक है, तो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी प्लान करने का काम किसका है, सीपीसीबी का है। नेक्स्ट है इनका फंक्शन सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, द सीपीसीबी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट लेज डाउन, मॉडिफाइज और एनल्स स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रीम्स एंड वेल्स. दीज स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन वाटर क्वालिटी, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ वाटर यूज, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि भाई पानी के संदर्भ में एक नियम बनाओ, एक स्टैंडर्ड तय करो कि भाई इस हिसाब से ये काम होना चाहिए, अगर कहीं पे वाटर स्ट्रीम्स है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अगर वहां पे कोई रूल लागू है उसको एनल करना है, मॉडिफाई करना है, तो वो सारा कर सकते हैं वो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अदर फंक्शन क्या क्या है इनके, कलेक्ट, कंपाइल एंड पब्लिश टेक्निकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन एंड मेजर फॉर इट्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। प्रिपेयर मिनिमल कोड्स एंड गाइडलाइन फॉर सेवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ये भी उनका फंक्शन है। Disseminate information about water pollution and its prevention and control. Plan and execute a nationwide program for the prevention, control and abatement of water pollution. इसके बाद है identify areas as water pollution prevention and control areas, ठीक है। तो ये स्टेट, ये जो सीपीसीबी है उनका ये भी काम है कि किसी एरिया में वाटर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो उस एरिया को क्या घोषित कर देगा, डिक्लेयर कर देगा वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एरिया, ठीक है। तो फिर आप उस एरिया में किसी भी तरीके का फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ऐसा। नेक्स्ट है आपका स्टेट बोर्ड का क्या क्या फंक्शन है, अभी हमने सेंट्रल बोर्ड का फंक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट बोर्ड का फंक्शन। तो कुल मिला के इनका भी सेम ही है, ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं फिर भी। फंक्शंस ऑफ वाटर, फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1974, सेक्शन 17 आउटलाइन द फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो सेक्शन 17 में स्टेट गवर्नमेंट के लिए बताया गया है। तो सबसे पहला है इनका फंक्शन क्या, प्लानिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन इन स्ट्रीम्स एंड वेल विद इन स्टेट, ठीक है, सबसे पहला इनका काम। दूसरा
advisory role. They advise the state government on matter related to the prevention, control and abatement of water pollution. ये तो आपने देखा होगा सेंट्रल में भी, सेंट्रल में भी तो सेंट्रल बोर्ड का जो है वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं ना कि भाई यहाँ पे आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो एडवाइजरी रोल भी स्टेट बोर्ड का है। अगला है कोलैबोरेशन विद सेंट्रल बोर्ड। सही बात है, सेंट्रल बोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके ही काम करेगा ना वो, ट्रेनिंग प्रोग्राम सब ऑर्गेनाइज करेगा। करेक्ट है। अगला है सेटिंग एफ्लुएंट स्टैंडर्ड्स। ऊपर में भी हमने देखा था कि स्टैंडर्ड तय करने का उनका अधिकार था। इसके बाद है वाटर क्लासिफिकेशन, ये काम इनका ज्यादा है। ठीक है, स्टेट बोर्ड का ये भी ड्यूटी है कि वाटर को क्लासिफाई करें। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्लासिफाई द वाटर ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर हर तरह का नदी है, कुआं है, तालाब है, अब कहाँ का पानी किस लेवल का है वो सब देखने का काम किसका है? सेंट्रल ये स्टेट बोर्ड का है। तो वो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करेगा कि कहाँ का पानी किस लेवल का है। तो SPCB classify the water of the state utilizing sewage and trade effluent. They are tasked with evolving method for utilizing sewage and suitable trade effluent in agriculture. ठीक है। इसके बाद है establishing laboratory. स्टेट गवर्नमेंट को ये भी एक एक्स्ट्रा फंक्शन करने को दिया है कि भाई आप जो है लेबोरेटरी को एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है। क्यों एस्टैब्लिश किया जाएगा लेबोरेटरी? अब कहीं मान के चलो किसी ओशियन में या किसी स्ट्रीम में किसी कंपनी का फैक्ट्री का वो वेस्ट मटेरियल जा रहा है, तो अब वहां के पानी से पता चलेगा ना कि वो दूषित हुआ है या नहीं हुआ है। तो पानी को ले जाकर के वहां के वाटर को लेबोरेटरी में चेक किया जाएगा कि ये कितना जो है एफ्लुएंट हुआ है, कितना ये दूषित हुआ है। ठीक है। देखो लिखा है SPCB कैन एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज लेबोरेटरी टू एनेबल देम टू परफॉर्म देयर फंक्शन including analyzing sample of water from stream or wells and sewage or trade effluent। ठीक है। इसके बाद स्टेट बोर्ड का काम है इंश्योरिंग कंप्लायंस। कोई भी रूल रेगुलेशन अगर बनाया गया है, कोई स्टैंडर्ड बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो स्टेट बोर्ड ये कोशिश करेगा कि वो कंप्लाई हो। ठीक है, उसको फॉलो किया जाए। इसके बाद है इंस्पेक्टिंग फैसिलिटीज, ये भी उनका काम है। इसके बाद है आपका इंफॉर्मेशन कलेक्शन। इसके बाद है कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, कहीं भी वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम है तो वहां पे वाटर का कितना गंदा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, तो उसके ऊपर रिसर्च करने का भी जो है काम करेंगे कौन? स्टेट बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन सेक्शन 19 एंड 33A। सेक्शन 19 में क्या है? पावर टू डिक्लेयर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। जैसे हमने अभी पढ़ा था वाटर पोल्यूशन के अंदर कि कहीं पे वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है, तो उस एरिया को कौन सा एरिया घोषित किया जाता था? वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एरिया। तो अब उस एरिया में आप कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे मटे वो वहां का जो पानी है उसमें आप वेस्ट मटेरियल डालोगे तो और पानी खराब हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे जो आप लोगों ने देखा होगा निषेध एरिया, वो क्या होता है? वो किसी भी मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को निषेध किया गया है। तो इसी तरीके से वाटर एक्ट के अंदर भी एक एरिया डिक्लेयर किया जाता है जहां पे आप पोल्यूशन नहीं कर सकते हो। तो अगर वाटर पोल्यूशन के तहत तो वो एरिया डिक्लेयर किया गया है तो आप वहां पे वाटर पोल्यूशन नहीं कर सकते। यहाँ पे पूछ रहा है एयर पोल्यूशन का, तो एयर पोल्यूशन का भी एरिया डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 19 में। देखो पढ़ता हूँ। The state government may, after consultation with the state board, by notification in official gazette, declare in such manner as may be prescribed any area within the state as air pollution control area। इसका मतलब ऐसा एरिया अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो आप उस एरिया में एयर पोल्यूशन नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उस एरिया में किसी भी तरीके का फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं लगाने दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि अंडर सेक्शन 19 में एयर पोल्यूशन एक्ट के तहत एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 33A ऑफ एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट का एम्पावर्स बोर्ड टू बोरो मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज
like loans, bonds or debenture with the consent or authority of the central or state government to discharge their function under this act। ठीक है, तो सेक्शन 33A जो है इसको नया ऐड किया गया था। अगर ये जो क्या बोलते हैं एयर कंट्रोल बोर्ड है ना, अगर उनको मनी बोरो करना है, ठीक है, लोन लेके या बॉन्ड लेके उनके फंक्शंस के लिए, तो वो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका बोल रहा है पेनल्टीज एंड प्रोसीजर। ठीक है, तो पेनल्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 37 में और प्रोसीजर के बारे में बताया गया है 46 में। तो अभी मैं पढ़ने वाला हूं सेक्शन 37। अंडर सेक्शन 37 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 और सेक्शन 22। ठीक है, अब देखो सेक्शन 21 में क्या है, 22 में क्या है, देखिए सेक्शन 21 प्रोहिबिट द एस्टैब्लिशमेंट और ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। देखे, मैंने अभी बताया था आपको कि कोई भी एरिया अगर एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर हो गया है तो आप वहां पे किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस नहीं बना सकते, प्लांट नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आपने लगा दिया और आपने परमिशन भी नहीं लिया था कि भाई मैं इस एरिया में लगा रहा हूं, ठीक है, अगर आपने परमिशन नहीं लिया था तो देखो ऊपर में पनिशमेंट है, मैं पढ़ूंगा अभी। अभी पहले हम सेक्शन 22 में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 22 क्या बोल रहा है, प्रोहिबिट एनी पर्सन ऑपरेटिंग एन इंडस्ट्रियल प्लांट इन एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया from discharging or allowing the discharge of air pollutant excess of the standards by set the state board। ठीक है, एक तो आप प्रोहिबिटेड एरिया में इंडस्ट्री लगा भी ली है, ठीक है, और आपने उस वहां पे बहुत सारे एयर पोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड था उसको भी आपने एक्सेस कर दिया, तो उस केस में आपके लिए पनिशमेंट क्या होगा, तो देखिए ऊपर में फिर से मैं पढ़ रहा हूं। अंडर सेक्शन 37 फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 एंड 22, जो कि मैंने अभी बता दिया आपको क्या है, कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट फॉर एट लीस्ट 1.5 ईयर्स एक्सटेंडेबल टू 6 ईयर्स। अगर आप सेक्शन 21 को वायलेट किए हो, सेक्शन 2 को वायलेट किए हो, तो आपको 1.5 साल कम से कम जेल होगा और ज्यादा से ज्यादा उसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, along with fine and potentially an additional daily fine up to 5,000 for continued failure। अगर आपने उसको तुरंत नहीं रोका, ठीक है, और आप कंटिन्यू करते जा रहे हो तो आपको पर डे 5,000 पे करना पड़ेगा फाइन के तौर पर। अब अगला है हमारा, इसी में क्या था, प्रोसीजर भी पूछा था सेक्शन 46 का, तो प्रोसीजर पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 46 ऑफ द एयर Prevention and Control of Pollution Act bars civil court from entertaining any suit or proceeding in matters decided by the appellate authority and prohibit injunction against action taken under this act। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी, आपको पता है स्टेट बोर्ड ने अपना एक अथॉरिटी है, ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड के पास कोई भी मैटर गया है, ठीक है, अगर उनसे वो नहीं वो सुलझता, ठीक है, तो उसके लिए अपेलेट अथॉरिटी बनाया गया है। तो अपेलेट अथॉरिटी अगर कोई ऑर्डर पास करता है तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, उस ऑर्डर के खिलाफ सिविल कोर्ट को बार किया गया है कि आप कोई भी मैटर जो भी अपेलेट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है ऑर्डर, उसको आप इंटरटेन नहीं करोगे। ठीक है, ये सेक्शन 46 क्लियर करता है। एग्जाम्पल फॉर देखिए, if a state pollution control board issue an order to a company to install pollution control equipment and the company believes the order is unfair, it cannot directly go to a civil court to challenge the order. Instead, it must follow the procedure established for appealing to appellate authority। ठीक है, कोई भी स्टेट बोर्ड का जो है मेंबर आपको ऑर्डर दिया है कि भाई आपके कंपनी में आप जो है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल कीजिए, ठीक है,
आपको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर अनफेयर है, तो आप सीधा सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उस ऑर्डर को चैलेंज करने आपको अपेलेट अथॉरिटी के पास जाना है और वो आपकी जो है ग्रीवेंसेस को सुनेंगे। अगला है आपका, देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट डेफिनेशन क्लॉज पूछा जा रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है सेक्शन 2 के सबसेक्शन ए में इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मैंने आप लोगों को बताया था जब हम लोगों ने शुरू किया था इम्पोर्टेंट 50 टाइम पे, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इंक्लूड्स वाटर, एयर एंड लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग द बिटवीन वाटर, एयर एंड लैंड एंड ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर, प्लांट, जो भी हमारे आसपास है वो सब इन्वायरमेंट के अंदर कवर होता है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगला है इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या होता है। तो environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment, ठीक है। कि एक होता है ना लेवल, मतलब किसी भी चीज का कि भाई इसके बाद इसके ऊपर होगा ना तो मतलब पोल्यूशन फैल सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके का सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैसियस हो, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो इंजरियस टू इन्वायरमेंट है, ठीक है, उस लेवल का है तो उसको इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर से पढ़ता हूं मैं, environmental pollutant means any solid, liquid or gaseous substance present in such concentration, इतने मात्रा में, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है जो इंजरियस है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट कहलाता है। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट मटेरियल अवेलेबल हैं वो सारा क्या करता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है, बराबर। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मतलब इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करने वाला, पोल्यूट करने वाला। पढ़ता हूं मैं, environmental pollution means the presence in the environment of any environmental pollutant, ठीक है। इसके बाद अगला है हैंडलिंग, in relation to any substance means the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering for sale, transfer or like of such substance। आप कुछ भी कर रहे हो, पैकेज का काम कर रहे हो, मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हो, प्रोसेसिंग फूड बना रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो इस एक्ट के अंदर उसको हैंडलिंग कहा जाएगा, ठीक है। अगला है हजार्डस सब्सटेंस। हजार्डस सब्सटेंस मींस एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इज लायबल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, और अदर लिविंग क्रिएचर। कोई भी आप ऐसा मतलब केमिकल वाला काम कर रहे हो या फिजियो केमिकल का काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे ह्यूमन बीइंग और लिविंग क्रिएचर के ऊपर को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, तो वो हाजार्डस सब्सटेंस में कवर होगा। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर का तो मैंने बताया था, जिसका पोजीशन है फैक्ट्री के ऊपर या जिसका कंट्रोल है फैक्ट्री के ऊपर उसको ऑक्यूपायर कहा जाएगा, इन सिंपल, ठीक है। अगला है आपका जनरल पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3, ये मॉड्यूल 3 के अंदर ही है आपका। तो जनरल पावर सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है। सेक्शन 3 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो कोई अपना मेजर बना सकते हैं, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव इन्वायरमेंट, प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और अबेट करने के लिए, किस चीज को, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को, ठीक है। अब इन डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहला पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन 3 वेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट with the authority to take necessary or expedient action
फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट। सबसे पहला वो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, जो भी उनको नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो ले सकते हैं। क्यों? प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए। किस चीज को? इन्वायरमेंट को। दूसरा है मेजर्स टू बी टेकन, क्या क्या मेजर अपनाएंगे वो? These measures encompass preventing, controlling and abating environmental pollution, ठीक है। तीसरा है constitute authority, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, ठीक है, जिसको वही CBCP बोलते हैं ना, वही। The central government can establish authority to exercise power and functions under this act, ठीक है। अभी देखिए अगला मॉड्यूल क्या है आपका इसी में, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन एक्ट 1986 सेक्शन 7 to 14, ठीक है, यह आपका मॉड्यूल है। अभी देखते हैं द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 7 to 14 फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड अबेटिंग इन्वायरमेंट पोल्यूशन, covering aspects like pollutant discharge, handling hazardous substance, information disclosure inspection, sampling, environmental laboratories with penalty for contravention। ये सेक्शन 7 से 14 के अंदर ये सारी चीजें कवर की गई हैं। अब इन डिटेल पढ़ते हैं कि सेक्शन में क्या क्या कहा गया है। सेक्शन 7 में कहा गया है प्रोहिबिट द डिस्चार्ज और एमिशन ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड बाय एनी इंडस्ट्री, ठीक है, जो भी एक स्टैंडर्ड तय किया गया है कि भाई आपको इतना ही रखना है, ठीक है, अगर आप उसको एक्सेस करते हो, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 क्या बोलता है? रिक्वायर्स कंप्लायंस विद प्रोसीजरल सेफगार्ड व्हेन हैंडलिंग हजार्डस सब्सटेंस। सेक्शन 8 बोलता है कि भाई जब आप हजार्डस सब्सटेंस को हैंडल करते हो, ठीक है, तो आपको कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड अपनाने हैं, ठीक है, जो कि इस एक्ट के तहत आपको मतलब प्रोविजन के तौर पे बताए गए हैं, तो उसको कंप्लायंस करना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 9 में बता रहा है mandates the furnishing of information to authorities and agencies regarding occurrence or apprehension of environment pollution, ठीक है। ये बोल रहा है कि सेक्शन 9 के अंदर मैंडेट किया गया है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन अथॉरिटी और एजेंसी को जो है देना है किस चीज का, कि कहीं पे भी वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है या एप्रीहेंशन है कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है सेक्शन 10 ग्रांट द पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन टू ऑथराइज्ड पर्सनल, ठीक है, तो सेक्शन 10 में ये है। सेक्शन 11 आउटलाइन द पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयरविद। कहीं पे पोल्यूशन फैला हुआ है, अगर लगता है उनको कि यहाँ पे फैलने वाला है, तो वहां का सैंपल लिया जा सकता है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 बोलता है एड्रेस द एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग द इन्वायरमेंट लैबोरेटरीज, ठीक है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है तो उसको एड्रेस करने का काम सेक्शन 12 में दिया गया है। अगला है सेक्शन 13 डील्स विद अपॉइंटमेंट एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है, सेक्शन 13 में अपॉइंटमेंट के बारे में दिया है कि गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी होंगे उसके बारे में। सेक्शन 14 बोलता है स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग बाय गवर्नमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 7 to 14। नेक्स्ट है आपका पीनल प्रोविजन, और ये लास्ट है आपका इस मॉड्यूल का। तो देखिए क्या है पीनल प्रोविजन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेक्शन 15 और 17 में। सेक्शन 15 प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टीज फॉर जनरल ऑफेंसेस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और अ फाइन अप टू 1 lakh और बोथ फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द एक्ट प्रोविजन। इस एक्ट के अंदर पोल्यूशन नहीं फैलाने के लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया होगा, ठीक है। अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो, उसको वायलेट करते हो, तो 5 साल तक का जेल हो सकता है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अब इन डिटेल पढ़ते हैं कि क्या होने पर क्या नहीं होने पर यह होगा। Whoever fails to comply with or contravenes any of the provision of this act or the rules made or order or direction issued thereunder shall in respect of each such failure or contravention
be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years with fine which may extend to 1 lakh और with both। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं, अगर वो कोई रूल बनाता है या कोई ऑर्डर पास करता है या कोई डायरेक्शन देता है, ठीक है, अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो उसके फेलियर के बाद आपको जो है 5 साल तक का जेल का टर्म है और 1 लाख तक का जुर्माना है, या दोनों ही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 17 डील्स विद ऑफेंसेज कमिटेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डीमिंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायबल फॉर पनिशमेंट। ठीक है, अब कोई मान के चलो कोई रूल बनाया गया अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, और उसको वायलेट करने वाला भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में सेक्शन 17 उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। क्या करता है, sorry where an offense under this act has been committed by any department of government, ठीक है, the head of the department shall be deemed to be guilty of the offense shall be liable to proceed against the punished accordingly। ठीक है, अब इसके अंदर पनिशमेंट क्या होगा, देखिए किधर गया, shall be liable to be proceed against and punished accordingly। तो इसके अंदर पनिशमेंट नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो 16 में पनिशमेंट है वही इनके लिए भी लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें पनिशमेंट 17 में नहीं दिया गया है, पनिशमेंट के बारे में है ही नहीं, नहीं है। इसमें बोल रहा है सीधा कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, जो भी गिल्टी होगा अथॉरिटी, तो अगर अथॉरिटी गिल्टी होगा तो मेरे हिसाब से 1.5 साल से 6 साल तक का सजा उनको भी होगा। ठीक है, और 1 लाख तक का जुर्माना। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है।